कानड़देव सोनगरा। अब चूंकि चौहानों की सोनगरा ब्रांच थी तो इनके सबके नाम के आगे सोनगरा लगता है, तो ये कानड़देव सोनगरा था। इसके और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष होता है। जलालुद्दीन खिलजी का संघर्ष सामंत सिंह के साथ होता है, पर उसे सांचौर से वापस भागना पड़ा। सामंत सिंह सारंगदेव बाघेला की सहायता से भगा देता है, पर अब की बार मामला गड़बड़ाया। क्यों गड़बड़ा, इनके बीच में ऐसा संघर्ष क्यों होता है, उसकी कई कहानियां हैं। क्या क्या बातें हो सकती है देखो, तो मैं यदि कहूं कि कानड़देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, एक तो वही सेम सी बात आएगी कि जालोर गुजरात जाने वाले रास्ते के ऊपर एकदम डिपेंड करता है। वो तमाम जगह वो बात लिखनी है, आप चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर किसी की भी बात करो, आप कहो कि ये दिल्ली गुजरात वाले रास्ते के ऊपर था, या मैं और कहूं कि दिल्ली से साउथ वाले रास्ते के बीच में भी आया करता था, इधर से साउथ वाला रास्ता भी जाया करता था, दक्षिण भारत में जाने का इजी मार्ग हुआ करता था यहां से, इसलिए कोई भी सुल्तान चाहेगा कि वो जालोर पर कब्जा कर ले। तो एक तो इनके बीच में ये कारण था कि जो जालोर था वो दिल्ली से दक्षिण भारत के रास्ते पर स्थित था, या आप कह दो कि दिल्ली से गुजरात के रास्ते पर स्थित था, तो इस पर कब्जा करना जरूरी ही था अपने आप में। दूसरा एक कारण वही कि अलाउद्दीन खिलजी एक इंपीरियलिस्टिक, एक एम्बिशियस रूलर है। उसने भाई साहब पूरे भारत में अटैक किए थे, तो जालोर पे भी करेगा यार। उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है, वो कैसे चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे कोई इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हराकर भगा दे। ये भी तो बदले लेने थे। वो सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी साफ सी बात है ऐसा कुछ करेगा। एक कारण यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक के लिए अपनी सेना भेजता है, गुजरात बहुत धन धान्य वाला प्रदेश था, वहां पर हर राजा कब्जा करना चाहता था, अपने दो सेनापति उलूग खान और नुसरत खान को वो गुजरात पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो पहले उसने जालोर के राजा कानड़देव को कहा कि हमें गुजरात जाने का रास्ता दिया जाए, लेकिन कानड़देव ने गुजरात जाने के लिए रास्ता देने से मना कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि कानड़देव को ऐसा लगता था कि मल्लच्छों की सेना जब निकलती है तो मंदिर तोड़ देती है, बीच में जनता को तंग करती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता को इस प्रकार से तंग किया जाए। जब जालोर के कानड़देव ने रास्ता देने से मना कर दिया, तो फिर वो चित्तौड़ के राजा समर सिंह से रास्ता मांगते हैं। और हम शुरुआती क्लासों में पढ़ चुके हैं कि समर सिंह ने रास्ता तो दे दिया था, पर कर वसूल लिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, और इस कर वसूलने की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में चित्तौड़ पर अटैक किया था। वो एक बड़ा कारण बना था उसका, रतन सिंह पद्मिनी वाला प्रथम शाखा हुआ था। ये तमाम बातें हमने पढ़ी थी। तो एक कारण वो भी माना जाता है कि गुजरात आक्रमण के समय रास्ता नहीं दिया। जो गुजरात इन्वेंजन था, कि गुजरात आक्रमण के समय कानड़देव सोनगरा जो था वो उन्हें रास्ता नहीं देता है। किसकी सेना को? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उसने रास्ता नहीं दिया था। ठीक। और कहते हैं कि गुजरात गए खिलजी, गुजरात को उन्होंने लूटा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था उन्होंने, शिवलिंग ध्वस्त कर दिया था, और कहते हैं उस शिवलिंग को कहा गया कि शिवलिंग को दिल्ली लेकर आओ, और इसके जो शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके कसाईयों के अंदर बांट दिया जाएगा, ताकि धार्मिक भावनाओं को थोड़ा और उफाना जा सके, और थोड़े जो मुस्लिमों में कट्टरपंथी लोग होते हैं उनको राजी किया जा सके कि देखो हमने एक हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, आप हमारा सपोर्ट कीजिए इस सुल्तान का। और मंदिर तोड़ा ही नहीं है, उनके शिवलिंग को हमने कसाईयों को बांटने के लिए दे दिया। अब कसाई इसके बाट बनाएंगे, ये जो पत्थर है शिवलिंग का इसके, और इससे मीट तोलेंगे, मांस तोलेंगे, जो हाथ मांस के लगता है वही हाथ अब इनके शिवलिंग के लगेगा, अपवित्र कर देंगे पूरा इसको। शिवलिंग को जब तोड़ के ला रहा था, जब वो वापस जालोर के नजदीक आए, इस साइड से वो निकल रहे थे, तो कहा जाता है कि कानड़देव सोनगरा ने अपना एक सेनापति भेजा, जेता देवड़ा। जेता देवड़ा नाम का सेनापति भेजा कि जाओ और उलूग खान को पूछ के आओ। उलूग खान सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का भाई था उलूग खान। उलूग खान को कहो कि तुमने सोमनाथ का मंदिर कैसे तोड़ दिया, तुम उसके शिवलिंग को कैसे तोड़ के आ गए। दो घटनाएं एक साथ हुई कि इधर से जेता देवड़ा उलूग खान से बातचीत करने के लिए जाता है, और उसी दिन उलूग खान की सेना के अंदर मोहम्मद शाह और केहब्रू विद्रोह कर देते हैं।
वो दो बहादुर मंगोल सेनानायक लूट के धन का बराबर बंटवारा न होने की वजह से बगावत कर देते हैं। जेता देवड़ा को जैसे पता चला कि इधर उलूग खान पे मंगोलों की बगावत हो रखी है, उसने उसी समय उलूग खान पर हमला किया और उलूग खान से उस सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन लिया था। कहते हैं कानड़देव सोनग्रा ने जालोर के 5 भिन्न भिन्न स्थानों पर सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को स्थापित करवा के 5 नए शिव मंदिर बनवाए थे। उलूग खान दोनों तरफ से लज्जित महसूस करता है कि मंगोल उसके हाथ से भागकर रणथंभौर के हमीर के पास चले जाते हैं और वो सोमनाथ के मंदिर के जो टुकड़े थे, लूट का जो धन था, वो भी जेता देवड़ा लूट कर जालोर ले जाता है। एक ये कारण भी था कि गुजरात से लौटती हुई सेना से शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। इस वजह से भी इनके बीच में युद्ध होना ही था। ये बात याद रखना। कहते हैं ये सब घटनाएं हुई तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। जब उलूग खान ने उसे जाकर कहा कि हमारे अंदर तो जालोर वालों ने ये कीर चपले लेके भागना पड़ा, कपड़े फाड़ दिए हमारे, तो शिवलिंग के टुकड़े छोड़ो, जो लूट का धन था वो भी आधा मंगोल लूट ले गए, आधा जेता देवड़ा लूट के ले गया। और सुल्तान ने अपने एक बहादुर सेनापति आइन उल मुल्तानी, कई जगह आइन उल मुल्क नाम आता है उसका, मुल्तान का रहने वाला था इसलिए मुल्तानी कहते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी या आइन उल मुल्तानी कहते हैं ना। इस आइन उल मुल्तानी को भेजा 1305 के आसपास में। जब ये घटनाएं हुई थी उस समय अलाउद्दीन एक बार इधर जालोर की तरफ ध्यान देता नहीं और अलाउद्दीन उलूग खान को कहता है कि भूल जा, जो हुआ वो, एक बार रणथंभौर और चित्तौड़ को देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। 1301 में सफलतापूर्वक रणथंभौर और लगातार उसके 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद अब अलाउद्दीन को लगा कि मौका है। वो जो घाव जालोर वालों ने दिए थे, वो जो कानड़देव सोनग्रा का सेनापति जेता देवड़ा उलूग खान की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीन कर ले गया था, उसका बदला लेने का समय है। और 1305 के आसपास में आइन उल मुल्क मुल्तानी नाम के एक सेनापति को एक बड़ी सेना देकर और भेजा गया, जालोर पर भेजा गया। कहते हैं आइन उल मुल्क मुल्तानी जो था वो जितना अच्छा कमांडर था उतना अच्छा कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमेट था, बहुत अच्छा। उसने कानड़देव सोनग्रा से बातचीत की और बातचीत करके उसने कहा क्या पड़ा है लड़ाई में। लड़े थे रणथंभौर वाले हमीर लड़ता हुआ मारा गया, लड़े थे चित्तौड़ वाले रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया, तुम भी क्या कर लोगे लड़के, इससे अच्छा है सुल्तान के साथ संधि कर लो। और कई भिन्न भिन्न स्रोतों के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वह कानड़देव सोनग्रा को समझा बुझा कर यहां से दिल्ली ले गया और वहां जाके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कानड़देव सोनग्रा संधि कर लेता है। कहते हैं एक दिन अलाउद्दीन वहां उसके दरबार में कानड़देव सोनग्रा भी बैठने लग गया। एक दिन भरे दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरी सेना का मुकाबला कर सके, तमाम राजाओं को मैंने जुत्ती के तले रौंद कर रख दिया है। कानड़देव सोनग्रा का राजस्थान का खून खोला और कानड़देव सोनग्रा ने कहा कि सुल्तान यदि ये बात है तो मैं जालोर जाता हूं, तुम जालोर आ जाओ, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता के अंदर ये जानकारी देता है कि कानड़देव ने अलाउद्दीन की उस चुनौती को स्वीकार किया और इसकी वजह से युद्ध हुआ था। एक कारण यह भी बताया जाता है कि सुल्तान की हिंदुओं को चुनौती जो दी गई थी, अलाउद्दीन की हिंदू राजाओं को चुनौती, चैलेंज किया गया कि है कोई, और कानड़देव ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसने कहा है मैं चलूंगा आपके साथ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मोहनोत नैन्सी इसकी थोड़ी अलग सी जानकारी देते हैं। मोहनोत नैन्सी कहते हैं कि उस दरबार में कानड़देव की जगह उसका बेटा वीरमदेव सोनग्रा गया था और वीरमदेव सोनग्रा वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, उस दरबार के अंदर रहता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि दोनों बाप बेटे गए थे, पर ऐसी कोई घटना हुई होगी तभी ऐसी कोई बातें चली होगी कि भाई कानड़देव और वीरमदेव दोनों चले गए थे उस दरबार के अंदर। वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि वीरमदेव हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणवीर कपूर था वो, हाजिर जवाब बहुत अच्छा, बोलने में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था, विटी। पर कहते हैं कि वीरमदेव जो था, वीरमदेव के बाल नहीं थे, शरीर पर जो बाल होते हैं ये वीरमदेव के शरीर पर नहीं थे। आजकल तो लड़के भी बाल साफ करवा लेते हैं, सलमान खान की मूवियां देख देख के कि शर्ट उतारना पड़े तो
बाल नहीं दिखे, वरना किसी समय में बाल मर्दानगी की निशानी माने जाते थे। वीरमदेव के ये बाल नहीं थे शरीर पर इतने। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने मजाक मजाक के अंदर कहा कि राजकुमार वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे? तुम्हारे पास बाल कैसे नहीं है? तुम्हारे शरीर पर बाल कैसे नहीं है? वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब था। हालांकि उसकी इस बात को, अलाउद्दीन की इस बात को सुन के दरबार सब हंसने लग गया, यार वीरमदेव में कमी है, एकदम गोरा चिट्टा सा वैसा दिखता है, बाल है ही नहीं इसके शरीर पर। वीरमदेव हाजिर जवाब था। वीरमदेव ने वापस जवाब दिया कि सुल्तान, आपकी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था मैं वहां जा नहीं सका, क्योंकि जिस जगह पे बुद्धि बंट रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मुझे टाइम उधर लग गया। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल खत्म हो गए, क्योंकि उस स्टॉल पर आप 2 बार चले गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर खूब सारे बाल थे। वीरमदेव अपने उस हाजिर जवाब के आंसर के द्वारा यह साबित करना चाहता था कि मेरे में बुद्धि डबल है, आप बुद्धि से 0 हो। आपके बाल डबल है, मेरे बाल 0 है। हालांकि एक प्रकार से सुल्तान की बेइज्जती थी, पर सुल्तान को यू आंसर पसंद आया और सुल्तान ने कहा, यार लड़का यूं रिप्लाई करना शानदार जानता है। ये बात बाकी दरबारियों ने भी सुनी। बाकी दरबारियों ने भी बाहर आके बात की कि यार क्या बोलता है यार, शानदार, कितना सुंदर है, योद्धा है, बहादुर है, युवा है, ज्ञानी है, हाजिर जवाबी है, तमाम विशेषताएं एक व्यक्ति के अंदर। भगवान ने अलग से मांड के भेजा इस राजकुमार को। कहा जाता है कि खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की एक राजकुमारी फिरोजा तक पहुंची। शहजादी फिरोजा के समाचार उसकी सहेलियों द्वारा मिलते हैं कि आजकल इस प्रकार राजस्थान के जालोर का एक राजकुमार वीरमदेव सुल्तान के दरबार के अंदर है, और उसके तमाम गुणों की चर्चाएं इस समय जालोर की लहरों के अंदर, जालोर की हवाओं के अंदर गूंज रही थी, दिल्ली की हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, कसरत वसरत करके वापस आ रहा था, टी-शर्ट विशर्ट हाथ के अंदर ही ले रखा था। उस गठीले बदन के नौजवान को फिरोजा अपनी सहेलियों के साथ में अपने महल के अंदर से देखती है। लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठती है। और अब फिरोजा ने कहा कि शादी करूं तो केवल वीरमदेव से करूं, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, उसने मना किया। लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, वो गैर मजहब के लोग हैं, काफिर हैं, काफिरों के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि फिरोजा की मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की पहले डेथ हो गई थी। फिरोजा रोई और फिरोजा ने कहा कि अब्बा, आप मेरी शादी मेरे प्रेमी से या जिससे मैं प्यार करती हूं नहीं करना चाहते। यदि मेरी मम्मी आज जिंदा होती तो शादी करवा देती। मैं बिना मां की बेटी हूं ना, इसलिए आप अत्याचार करते हो। पिता का हृदय द्रवित हुआ और पिता ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं कानड़देव वीरमदेव के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। सुल्तान गया और सुल्तान ने जाकर कहा कानड़देव वीरमदेव को कि मेरी बेटी फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है, प्यार करती है। पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। कानड़देव नहीं चाहता था कि मेरे बेटे के साथ में वीरमदेव की शादी हो, न वीरमदेव चाहता था कि फिरोजा के साथ उसकी शादी। वो विधर्मियों के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे। पर यदि वहां दिल्ली में सुल्तान को मना कर दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे, तो सुल्तान शाम से पहले पहले पकोड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने इस बार कूटनीति का प्रयोग किया और उन्होंने कहा, अरे इतनी बड़ी बात कर दी सुल्तान आपने। कहा आप पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर अधिकार करने वाले, कहा हम जालोर के राजा। आप यार अपने बराबर का कोई बादशाह सुल्तान देखो, नवाब देखो, उसमें शादी करो यार, हमें कहां शादी कर रहे हो। हमारे तो इतने पैसे वैसे ही नहीं, हमारे पास तो गरीब लोग हैं, हम तो एकदम राजस्थान के। और अलाउद्दीन ने कहा इसमें अमीरी गरीबी वाली कहां बात है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लड़का योग्य है। राजस्थान और पॉलिटी दोनों के टेस्ट दिए हैं इसने, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं इसके, रैंक आ रही है। भले ऐप में रैंक नहीं आती हो, पर हमने अंदरूनी पता लगाया है कि इसके एकदम अच्छे परसेंटेज वगैरह आ रहे हैं। लाइव क्लास भी सारी लेता है ये एकदम। तो इसके साथ ही, और तुम धन की चिंता मत करो, यदि तुम्हारे पास धन वगैरह नहीं है शादी के लिए तो मेरे से ले जाओ तुम। अपने वालों का ये काम कर, तू धन दे। और कहते हैं वहां से कानड़देव वीरमदेव वहां से धन लेकर आए
और आके पहले तो जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। या तो हम पढ़ते हैं कि कल्ला रायमोलो अकबर से लेकर आता है, सिवाना के किले की मरम्मत करवा देता है। इस बार यही काम कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी से धन लाकर जालोर के किले का पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। अपनी पूरी तैयारियां करने के बाद में यहां से कानड़देव और वीरमदेव ने अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा कि हम तो ब्याह आज करें ना कल करें, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। कहते हैं अलाउद्दीन इस वजह से भी कुपित था कि उन्होंने उसकी बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। ये बात भी याद रखना, फिरोजा वाली भी। तो कई कारण हो गए थे जिनकी वजह से और यहां पर अलाउद्दीन और कानड़देव के बीच के अंदर युद्ध असंभवी हो गया था, नेसेसरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था। क्या कारण है मैं एक बार फिर बता दूं कि जालोर स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर स्थित था कि वो दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले तथा दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग के बीच में आता था और वहां पर नियंत्रण स्थापित करके उन रास्तों को आबाद किया जा सकता था। उन रास्तों पे कोई भी दिक्कतें आए उनको दूर किया जा सकता था। अलाउद्दीन खिलजी एक इंपीरियलिस्टिक एम्बिशियस रूलर था और वो चाहता था कि उसके साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में हो। जब वो रणथंभौर चित्तौड़ को हस्तगत कर चुका था तो जालोर पर आक्रमण स्वाभाविक सी बात थी। जब 1298-99 में गुजरात आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी उलूग खान और नसरत खान के नेतृत्व में, उस समय कानड़देव सोनगरा ने उन्हें जालोर से जाने की इजाजत नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी, जालोर से गुजरने नहीं दिया था। जब खिलजी सेना सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़ों को छीनकर वापस ला रही थी तब कानड़देव सोनगरा का सेनापति जेता देवड़ा अचानक आक्रमण करके उलूग खान से वो शिवलिंग के टुकड़े छीन लेता है। इस वजह से भी सुल्तान बहुत नाराज था। ऐसा कहा जाता है कि 1305 में उसने अपने एक सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, पर आइन उल मुल्क मुल्तानी कानड़देव सोनगरा को समझा बुझाकर यहां से ले गया। और तारीख फरिश्ता में फरिश्ता ऐसा लिखता है कि एक दिन दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हिंदुओं को चुनौती दी कि कोई भी हिंदू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो कानड़देव ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। मोहनोत नैणसी कहते हैं कि इसके पीछे अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा तथा कानड़देव के बेटे वीरमदेव की प्रेम कहानी भी है, जिसमें फिरोजा वीरमदेव से एक तरफा मोहब्बत किया करती थी और जब इन्होंने विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर दिया था तो सुल्तान गुस्सा होकर जालोर पर आक्रमण कर देता। कई अलग अलग कारण है, मैंने सारे कारण आपको बता दिए। हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अब कहा कि अब बातचीत के सारे रास्ते जब बंद हो गए, अब अपने को लड़ाई करनी ही पड़ेगी, अब अपने को युद्ध करना ही पड़ेगा। मैंने बताया था कि जिस प्रकार रणथंभौर को जीतने के लिए जाइन को जीतना जरूरी था, क्योंकि जाइन के किले को रणथंभौर की चाबी कहा जाता था, उसी प्रकार यदि आपको जालोर जीतना है तो उससे पहले सिवाना जीतना पड़ेगा और सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजी। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण कर देता है। सिवाना जो कि की ऑफ जालोर था, जो कि जालोर की कुंजी या जालोर की चाबी था। उस समय सिवाना पर कानड़देव सोनगरा के दो भतीजे सातल और सोम, सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा नियंत्रण कर रहे थे। कानड़देव ने अपने दो भतीजों की ड्यूटी वहां पर लगा रखी थी, सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा की, तुम सिवाना संभालो। वो सिवाना संभालने में लगे हुए थे। याद रहे थोड़ा सा कि सातल देव का नाम अपनी कई किताबें शीतल देव लिख देती है, नहीं भाई, इसका नाम सातल देव था। भयंकर लंबा चौड़ा डील का डाकी टाइप का आदमी था, 7 फीट के आसपास में हाइट थी, कोई 1.5 क्विंटल वजन था। कहते हैं कि इसको मरने के बाद में जब इसकी लाश लेके आए थे तो तुर्क सैनिकों को इसकी लाश पड़ी से डर लगा था कि यार ऐसे भी आदमी होते हैं क्या, रंगड़ डील का डाकी है भयंकर वाला ये आदमी। तो मुझे लगता है उस आदमी का नाम शीतल लिखना उस आदमी का भेद अपमान है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। या तो एक बॉलीवुड की मूवी है चुप चुप के, जिस मूवी में कोई कहता है कि बस शीतल से कौन लड़ेगा और राजपाल यादव तैयार हो जाता है कि शीतल से मैं लड़ूंगा, शीतल से मैं लड़ूंगा, और फिर शीतल उसी प्रकार सातल देव के रूप में आता है और राजपाल यादव कहता है यार लड़कियों के नाम रख रख के तुम कंफ्यूज मत किया करो। तो सातल देव और सोमदेव सोनगरा वहां पर किले का नियंत्रण संभाल रहे। तुर्क खिलजी सेना जो थी वो चारों तरफ से आकर घेर लेती है सिवाना को, लेकिन सातल देव और सोमदेव उतनी बहादुरी के साथ किले के अंदर से अपनी पूरी तैयारियों के साथ में खिलजी सेना का मुकाबला करते हैं। इवन खिलजी सेना के एक सेनापति नाहर खान को मार दिया जाता है। नाहर खान इसी आक्रमण के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था, सिवाना वाले आक्रमण के अंदर। नाहर खान की मृत्यु के जब समाचार सुने तो अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया। फाइनली जब उसे लगा कि किला तोड़ना मुश्किल है
बाहर से किले पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, तो एक बार फिर उसने उसी छल बल साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और किले के एक सैनिक को विश्वासघात करने के लिए तैयार कर लिया। एक बहेल सैनिक था, बहेल कास्ट होती है, उस बहेल जाति का एक सैनिक था, उसको अपनी तरफ मिला लिया। एक बार फिर वही इतिहास दोहराया गया जैसा कि रणथंभोर में किया गया था, और किले का जो पानी था उसको दूषित कर दिया गया, गो रक्त मिला दिया गया उस बहेल सैनिक की सहायता से। उसे लोभ लालच दिए गए कि हम तेरे को राजा बना देंगे, पैसे टक्के दिए गए, वो इसके लिए तैयार हो गया। जब किले का पानी दूषित हो गया तो और कोई तरीका नहीं बचा, तो अब सातल देव और सोमदेव यहां पर साका करते हैं। ये शिवाणा का पहला साका था। शिवाणा का प्रथम साका हुआ 1308 ईस्वी। आपको पढ़ा चुका हूं कि शिवाणा में 2 साके हुए थे। शिवाणा का पहला साका 1308 ईस्वी में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कानड़देव सोनगरा के 2 भतीजे सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा यहां पर युद्ध करते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। मैंने और बताया था कि 1589 के अंदर कल्ला रायमलोथ अकबर की सेना के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, जो कि शिवाणा का दूसरा साका था। तो अपने शिवाणा में 2 साके हुए थे भाई, पहला ये चौहानों वाला साका, दूसरा वो राठौड़ों का साका था, कल्ला रायमलोथ का साका था। अलाउद्दीन खिलजी यहां पर कब्जा करता है, कब्जा करके शिवाणा का नाम बदल देता है और शिवाणा का नाम बदल कर देता है खेराबाद। अपने एक सेनापति को यहाँ का प्रशासक बना देता है, कमालुद्दीन गुर्ग। उसका मुख्य गुर्गा रहा होगा कमालुद्दीन। उसने कहा कमाल के गुर्ग, तुम यह शिवाणा को संभालो। तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया और सुल्तान उसके बाद वापस लौट जाता है। एक बार उसने कहा शिवाणा शिवाणा वाला तो अपने अंडर में लो। इतना थोड़ा सा याद रखना, आप ये सारी बातें याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाणा पर आक्रमण किया 1308 में, क्योंकि जालोर जीतने के लिए शिवाणा जीतना जरूरी था। सातलदेव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा जो कानड़देव के भतीजे हैं, वो जालोर के शिवाणा की रक्षा करते हैं। सुल्तान का सेनापति नाहर खान इसमें मारा जाता है। सुल्तान खुद आता है, बहेल सैनिक के विश्वासघात की वजह से किले के गेट खोलने पड़ते हैं। 1308 में शिवाणा का पहला साका हुआ। सुल्तान यहाँ कब्जा करके इसका नाम खेराबाद कर देता है और अपने एक बंदे कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ की व्यवस्था सौंप देता है। यहाँ एक चीज और लिखी है, मालकाना का युद्ध। इस पेज पे जगह नहीं बच रही, मैं अगले पेज पे पढ़ा दूं आपको। मालकाना के युद्ध की बात करते हैं। कहते हैं कि जब खिलजियों ने यहां शिवाणा पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद उन्होंने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू किया। उन्होंने सांचौर के अंदर भगवान महावीर का मंदिर तोड़ दिया और भीनमाल, जो कि विद्या, प्राचीन कालीन विद्या का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, उसको उजाड़ कर रख दिया था उन्होंने। जब ये लूटपाट, उनकी मंदिरों मठों के प्रति ये लूटपाट होने लगी, तो कानड़देव सोनगरा का गुस्सा आया। कानड़देव सोनगरा ने अपने आसपास के गांव के तमाम जो सामंत वगैरह थे उनका आह्वान किया और उनको कहा कि इस खिलजी सेना को यहां से निकाला जाए, और वो लोग यहां से खिलजियों को खदेड़ने लगे। खिलजी सेना को भगाते भगाते वो नागौर में मेड़ता के पास में कोई जगह थी मालकाना, इस मालकाना तक लेके आ गए थे। और इस मालकाना के युद्ध में खिलजी सेना को बहुत ढंग से निर्णायक रूप से हरा दिया था और खिलजी सेना के सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया था। उसको खुद को और उसकी पत्नी को, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग। इतनी याद रखने वाली बात है कि शिवाणा के पतन के बाद जब शिवाणा का कोलैप्स हो जाता है, तो खिलजी सेना जो सांचौर, बाड़मेर और भीनमाल को लूट रही थी, तब कानड़देव सोनगरा के सैनिकों ने खिलजी सेना को वहां से खदेड़ना शुरू किया और नागौर में मेड़ता के पास मालकाना नामक स्थान पर उसे निर्णायक डिफीट दी और उसके सेनापति शम्स खां तथा उसके बीवी बच्चों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया था। थोड़ा सा मालकाना का युद्ध याद रख लेना, कानड़देव सोनगरा और खिलजी सेना के बीच, दोनों की सेनाओं के बीच के अंदर हुआ था। जब मालकाना युद्ध का समाचार सुल्तान ने सुना, सुल्तान को लगा कि अच्छा, मतलब वापस आजकल पंख